अच्छा, तो आप में से जो लोग जो हैं एसईओ वगैरह कर रहे हैं या कोई भी किसी भी और फील्ड में काम कर रहे हैं, ये जो नॉलेज आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा वो बेसिकली होगा, आप उसको अप्लाई करेंगे अपनी फील्ड के अंदर। मतलब आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ एसईओ कर रहे हैं, तो वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे। कुछ होंगे जो कि मतलब कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो वो कंटेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख सकते हैं। हर एक के लिए इस कोर्स की इंप्लीकेशन जो है वो अलग है। मसलन अगर आप लोग एसईओ कर रहे हैं, तो आप मतलब जो आप में से जो एसईओ प्रोफेशनल्स हैं वो ये कर सकते हैं कि इस कोर्स के एंड पे अपनी जो एक तो उनका नॉलेज बढ़ेगा एसईओ का, जो कि एक एक्स्ट्रा चीज है। आप हमेशा सेमरश को देखते हैं, आप हमेशा सेमरश को देखते हैं, ये इस तरह के जितने टूल्स वगैरह आप यूज करते हैं वो सब डाटा साइंस के टूल्स हैं। उनके एंड पे डाटा साइंस चल रही है, डाटा है पूरे का पूरा। और उनकी हमने उन्होंने फिर उसके ग्राफ्स वगैरह और बाकी सारी चीजें जो है वो बनाई हुई हैं। तो वो फर्ज करें वो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता चल जाएगा कब उन्होंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया हुआ है। दो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, वो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों में डिस्क्रिपेंसी आती है। एक बताता है कि इसका ग्लोबल वॉल्यूम 200 है पर मंथ, और एक बताता है आपको 110 है। तो ये क्यों फर्क आता है? एक तो ये आपको ओवरऑल आपके जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, एक तो ये आपको उसकी नॉलेज देगा, एक तो ये आपको उसकी नॉलेज देगा। दूसरा आपके साथ ये होगा कि आपको ये एज ए सर्विस मिलेगा, आप इसको एज ए सर्विस सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। यानी डाटा साइंस की आप अपनी नीश के अंदर देख रहे हैं ना, एससीओ डाटा साइंस के अंदर कितने बंदे होंगे मार्केट में। अगर आप फाइवर पे काम करते हैं या आप अपवर्क पे काम करते हैं, तो कितने बंदे हैं जो डाटा साइंस फॉर एससीओ दे रहे हैं। ठीक है। आप अगर उसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, अगर आपसे पहले आप अभी तक एससीओ की कीवर्ड्स की सर्विसेज दे रहे थे, कीवर्ड रिसर्च की सर्विसेज दे रहे थे, तो अब क्या होगा कि जब आप कीवर्ड की सर्विसेज अब दे रहे होंगे, तो आप उसको डाटा साइंस का तड़का लगा सकते हैं। क्योंकि जब डाटा साइंस का तड़का लगाएंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन, आपके डाटे का ओवरऑल क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे होंगे तो आप क्लाइंट को भी पता होगा कि इस बंदे ने कोई काम किया है, हाली एक्सेल की फाइलें डाउनलोड नहीं की सैमराज से या एएचरेफ से, तो आपने खुद अपने हाथ से काम किया है। उसकी वजह यह है कि अगर फर्ज करें आपसे क्लाइंट पूछता है कि जी भाई आप जो वॉल्यूम है ये 200 200 का वॉल्यूम क्यों आ रहा है सर्च वॉल्यूम, और दूसरा टूल जो है वो हमें 110 का वॉल्यूम क्यों बता रहा है, तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई इट एंड इन्फॉर्म दैट योर क्लाइंट के ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। तो एक तो आपको ओवरऑल आपकी नॉलेज अच्छी बनेगी, दूसरा आपको एडवांटेज होगा कि आप अपने क्लाइंट को जो है ना स्किल्स जो है वो आपकी सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में थोड़े बंदे मिलेंगे जो डाटा साइंस भी जिनको आती हो और एसईओ भी आती हो या डिजिटल मार्केटिंग। और तीसरा आपको इसके अंदर एडवांटेज ये होगा कि आप जो अपना काम है, जो आपका अपना कंटेंट है, उसको जो है वो आप ऑटोमेट कर सकेंगे। तो वो जो ओवरऑल ऑटोमेशन होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने कीवर्ड रिसर्च, अपनी कीवर्ड रिसर्च, हर बंदे की एक अपना फार्मूला कीवर्ड रिसर्च करने का। कुछ लोग जो है वो कंपटीटर को ट्रैक करते हैं, कुछ लोग जो है वो जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ट्रैक करते हैं। तो इस तरह जो है ना जितनी भी किस्म के डिफरेंट काम होते हैं, ये आप इनको अपने हिसाब से ऑटोमेट कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हर बंदा अपनी इंडिविजुअल एसईओ कर रहा होता है, अपना जो उसका तरीकाकार है एसईओ करने का वो डिफरेंट होता है दूसरे बंदे से। दैट्स वाई एक वेबसाइट ऊपर रैंक कर रही होती है और एक नीचे रैंक कर रही होती है, सारी फर्स्ट पोजीशन पर रैंक नहीं करती। तो आपको उस जिस प्रोसीजर से आप एसईओ करते हैं उस प्रोसीजर को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, तो आपको एक एडवांटेज ये भी होगा। तो तीन चार बड़े एडवांटेजेस हैं। तीसरा ये है कि आप ओवरऑल जो है ना आपकी जो साइंटिफिक नॉलेज है, ओवरऑल जो नॉलेज है डिजिटल टेक्नोलॉजीज का, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका एक आपको ओवरऑल नॉलेज भी मिल जाएगा। प्लस आपको लैंग्वेज भी आ जाएगी, पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करना भी आप सीख जाएंगे। तो वो आप में से कुछ लोगों को ज्यादा अच्छी आ जाएगी, कुछ को एवरेज पाइथन आएगी। तो वो आपकी अपनी स्किल्स के ऊपर है कि आप कितना ज्यादा इनपुट देते हैं लैंग्वेज सीखने के अंदर। तो ये है इसके ऊपर इस कोर्स का जो बेसिक एडवांटेज है आपको। आई होप कि आपको इसका जो है ना वो आंसर मिल गया होगा। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेशक पूछ ले। जी ताहिर, आपने कुछ मजीद पूछना है? जी सर, शुक्रिया, जजाकल्ला। जी भाई। तो आपके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं।
जी आप जो है ना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने करना है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं अमेज़ॉन पर पीपीसी रन कर रहा हूँ, तो पीपीसी में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है? जी जी बिल्कुल, आप पीपीसी कोड यूज करेंगे, आपको पीपीसी का डाटा भी दिखाएंगे। मेरी अपनी प्राइवेट लेबल है प्रोडक्ट जो रन हो रही है, उसका पीपीसी का लाइव डाटा आपको दिखाएंगे। सही। जी, मतलब वो अनोनामाइज कर दूंगा मैं, शायद अपनी प्रोडक्ट उसमें हाइड कर दूं, ये मुझे अभी देखना पड़ेगा। लेकिन आपको डाटा जो है वो रियल टाइम जो एक्चुअल डाटा होगा पीपीसी का, अमेजॉन यूके का, वो आपको दिखाएंगे, उसमें उस पर आप काम करेंगे। सही। जी। जी अली अहमद, आपका जो क्वेश्चन है कि फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, जी बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। आपको बैकएंड के ऊपर जो है वो जितनी भी डाटा साइंस का काम है आपको बैकएंड पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन डिजाइन नहीं कर रहे होंगे, हम बैकएंड पे एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे होंगे। जो आपका बैकएंड है ना, इसका डाटा साइंस का, एनालिसिस का, डाटा कलेक्शन का, ये काम आप कर रहे होंगे। फ्रंट पे आप बेशक फ्लटर को चला लें, किसी भी किस्म के फ्रेमवर्क को चला के आप यूजर इंटरफेस बना लें, मोबाइल एप्लीकेशन बना लें, दिस विल स्टिल वर्क। और वो पाइथन में भी आज ना थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा डिस्कस करूं कि आप 100% जो एप्लीकेशन है वो पाइथन में कैसे बना सकते हैं विदाउट यूजिंग फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये आप काम 100% जो है वो मोबाइल पाइथन के जरिए भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसके बारे में अभी जब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी मोहम्मद रिजवान, आपका पहला लेक्चर है, खुश आमदीद आपको लेक्चर के अंदर। आप आपको मैथमेटिक्स आती है तो ये तो चले बड़ी अच्छी बात है, अभी आप डाटा साइंस पे फोकस करें। और एसईओ जो है वो साथ साथ जितनी आपको थोड़ी बहुत हम सिखाएंगे वो आप करें। और अगर मरियम का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो वो देख लें, वो भी आपके लिए अच्छी होंगी। कम से कम आपको एसईओ का नॉलेज जो है वो आ जाएगा उसके साथ। ठीक है, चलें जी, हम जो है वो आज का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है ना जी आप? जी सर जी हो रही है। चलें, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, मेरे ख्याल में इसका जवाब देना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया मेरे लिए। आप में से ये क्वेश्चन किया है अमीरा ने कि सर जिसने साइंस नहीं पढ़ी वो भी सीख सकते हैं। तो असल में जो है वो ये है, जस्ट अ सेकेंड, जी रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी। असल में ये है कि इसके लिए आपको साइंस से मुराद ये नहीं है कि आपने साइंस पढ़ी हो, आपका साइंटिफिक माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी हुई, आपने सोशल साइंसेज भी पढ़ी हुई हैं, तो स्टिल इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि जो रिसर्च मेथड आपको सोशल साइंसेज में भी पढ़ाए जाते हैं, उनके अंदर भी आप डाटा साइंस को यूज करते हैं। तो इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम कि आपको मैथमेटिक्स का जहीन किस्म का नॉलेज होना चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं है आपको। मतलब इटसेल्फ हम जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग वाले जो ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं वो सोशल साइंसेज से ही आ रहे होते हैं, एमबीए वगैरह करके आ रहे होते हैं। तो वो प्योर जो हार्डकोर मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं होते अमूमन। मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होते हैं वो मार्केटिंग के अंदर से ज्यादातर आ रहे होते हैं। तो आपके केस में अगर आपको नहीं पड़ी हुई तो आप इसको देख लें, आप ट्राई कर लें। मुझे आपका ये नहीं पता कि आपका मजीद बैकग्राउंड क्या है, आपने बैचलर स्टडीज की हुई हैं तो उसमें जरूर रिसर्च मेथड का कोर्स आपने पढ़ा होगा। तो अगर तो पड़ा हुआ है तो तन आपके लिए ये मतलब मुश्किल नहीं होगा इस कोर्स को जो है ना आगे फर्दर कंटिन्यू करना। आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर आपको मुश्किल लगे तो फिर बेशक आप जो है ना ज्वाइन ना करें नेक्स्ट सेशन में। लेकिन मेरे ख्याल में आप, देर इज नो हार्ड रिक्वायरमेंट ऑन दिस, आप सोशल साइंसेज के साथ भी इसको कर सकती हैं। क्योंकि एनालिसिस का ही काम कर रहे होते हैं ज्यादातर सोशल साइंटिस्ट, जो काम कर रहे होते हैं डाटा कलेक्ट करके, डाटा की प्रोसेसिंग करके, जो रिसर्च मेथड्स में अमूमन आपको पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटीज के अंदर। अच्छा, अब हम आते हैं, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये लेक्चर नोट्स जो है वो मैंने अभी ना गिटहब के ऊपर अपलोड नहीं किए इनको, क्योंकि आज के सेशन के बाद ना मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं लूंगा रिकॉर्डिंग के अंदर से, तो वो मैं डाल के तो फिर
कोशिश करूंगा आज शाम को या कल जो है ना सुबह सहरी के वक्त जो है ना मैं इसको अपलोड कर दूं, तो आपको जो है वो अप टू डेट नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। एक काम आप कीजिएगा, काइंडली ये जो गिटहब वाला अकाउंट है ना हमारा, इसको आप इधर से ले लेते हैं। ये वाली जो रिपॉजिटरी है, इसको आप अपने पास जो है वो इसकी कॉपी बना लें, गिटहब का अकाउंट बना के इसकी अपने पास कॉपी जरूर बना लें। इसको जो है वो आप जो है वो फोर्क कर लें, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आप इसका फोर्क जो है वो क्रिएट कर लेंगे। मैं ये लिंक जो है ना वो दोबारा पेस्ट कर देता हूँ आपको चैट के अंदर। जिन्होंने नहीं किया वो काइंडली इसको कर लें, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट में हैं तो इतना ज्यादा हम इसको यूज नहीं कर रहे, लेकिन नेक्स्ट आज शायद हम इसको ना यूज करें, क्योंकि हम जो गिट वाला सारा सेशन है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर आएगा, तो आपको जो है इसका फिर हम इसको लाइव यूज कर रहे होंगे, तो अगर आपने पहले करके रखा होगा तो दैट वुड बी नाइस। अच्छा जी तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पाइथन फॉर मार्केटर्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है इसका कोर्स का। पहला चैप्टर जो था वो हमारा था, जो पहला लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन के ऊपर था, वो हमने लास्ट प्रोग्राम में कर लिया था। उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो मिल जाएगी। आज का जो कोर्स है वो प्योर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाइथन के ऊपर है, कि हम पाइथन को क्यों यूज करते हैं, और इसके रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वी विल ट्राई टू आंसर देम टुडे। अच्छा, आप में से कुछ लोग जो हैं वो कंप्यूटर साइंस के हैं, कुछ लोग मैथमेटिक्स के हैं, कुछ लोग सोशल साइंसेस से आए हैं, तो ये एक बड़ा जो है वो डाइवर्सिफाइड किस्म का ग्रुप है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एक बैलेंस किस्म का जो ना ओवरव्यू दूं, कि जिनको बहुत ज्यादा कंप्यूटर आता है, प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स वगैरह आता है, वो भी इसके अंदर आ जाएं, और जिनको कम आता है वो भी किसी हद तक जो है ना वो हमारे साथ साथ चलें। तो जिनको ज्यादा आता है अगर वो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको सुन लें, हो सकता है इसमें भी उनको कोई नई चीज जो है वो सीखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं। आप में से तकरीबन सबको पता होगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। ये नॉर्मली तो हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में बच्चों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने ये वैसे क्वेश्चन किया क्योंकि हर बंदे के हाथ में कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, लेकिन वो काम कैसे करता है ये आपको पता है कि नहीं, इसका मुझे नहीं पता। मेजॉरिटी बंदे यूज करते हैं, जैसे अगर मैं अपने अब्बू की बात करूंगा तो वो यूज तो उसको करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से मैंने ये एक छोटी सी हेडिंग रखी थी कि आपको थोड़ा सा मैं इसका प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी हुई, कि जो कंप्यूटर है बेसिकली इसके अंदर आपको हर जगह पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के जो सिग्नल्स हैं वो चलते नजर आते हैं। चाहे वो उसका प्रोसेसिंग यूनिट है, चाहे वो आपकी स्क्रीन है, चाहे वो अगर आप उसको मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के ऊपर भी बेसिकली बैक एंड पे यही हो रहा होता है। आपके कंप्यूटर के अंदर मोबाइल फोन भी एक कंप्यूटर है बेसिकली। इलेक्ट्रॉनिक के जो सिग्नल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जब ये चीजें ट्रांसमिट होती हैं, जैसे आपके घर के अंदर एनर्जी ट्रांसमिट होती है ना, आप बटन दबाते हैं तो स्विच ऑन करते हैं तो जो है वो लाइट ऑन हो जाती है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी जो है वो हम हमारे पास सर्किट्स होते हैं जो कि बेसिकली एनर्जी को एक जगह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस करती है। तो अब होता क्या है कि जब ये सारे का सारा काम हो रहा होता है तो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल, सॉरी, टच स्क्रीन, या आप जो है माउस यूज कर रहे होंगे या कीबोर्ड यूज कर रहे होंगे, कोई भी ऐसी डिवाइस यूज कर रहे होंगे जिनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जिसके जरिए आप कंप्यूटर के अंदर सिग्नल्स को आगे पीछे कर रहे होंगे। मतलब आपने क्लिक किया तो क्लिक करने से यह होगा कि कंप्यूटर के अंदर कोई सिग्नल जनरेट होगा, मतलब क्लिक का सिग्नल जनरेट हुआ है, तो उसने भी किसी ना किस्म की कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की है। तो ये सारा का सारा गेम जो है ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अब अगर हम उसको थोड़ा सा मजीद रिफाइन करें, अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो जैसे आपके घर के अंदर होता है कि आप स्विच ऑन करते हैं तो बिजली आती है, स्विच ऑफ करते हैं तो बिजली खत्म हो जाती है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसी तरह कंप्यूटर भी काम करता है। कंप्यूटर के अंदर हम कंप्यूटर के किसी हिस्से को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्विचेस होते हैं बेसिकली, जिनको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं इसकी। अगर आप जो है वो ये देखें, यहां पे आपने अमूमन इस तरह का कुछ स्क्रिप्ट लिखा देखा होगा, तो ये बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट लिखा होता है हम इसको बोलते हैं 7 सेगमेंट बोलते हैं। जैसे कि आपको प्रोबेबली यहां पे भी नजर आ रहा होगा ABCD। तो हर जो चीज होती है, जैसे आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द शादी ब्याह होते हैं, जब मोहल्ले में होते हैं तो वो बत्तियां जल बुझ रही होती हैं और शादी मुबारक लिखा होता है, तो बेसिकली उसके पीछे भी हो सकता है आजकल जो है वो माइक्रो कंट्रोलर लगाए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मोशन कंट्रोल हो रही होती है, तो वो भी एक किस्म का कंप्यूटर है।
यानी छोटे से छोटा माइक्रो कंट्रोलर है वो भी कंप्यूटर है, बड़े से बड़ा उसके अलावा आपका लैपटॉप भी कंप्यूटर है, मोबाइल फोन भी कंप्यूटर है, इसके अलावा आपके पास जो है वो सुपर कंप्यूटर भी होते हैं। ठीक है, तो आपके पास कंप्यूटर्स की डिफरेंट किस्म की वैरायटीज है, हर किस्म की वैरायटी के लिए डिफरेंट किस्म के जो है ना सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसमिट होते हैं। तो ये बेसिकली हम बेसिक यूनिट में इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम करते क्या है, ये बेसिकली होता क्या है कि ये 7 लाइटें होती हैं, जैसे 7 बत्तियां नहीं होती, जैसे शादी मुबारक की बत्तियां जो है ना जल बुझ रही होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये 7 बत्तियां ABCDEF इस तरह करके होते हैं। तो अगर आप एक बत्ती को बुझा दें दूसरी को ऑन कर दें तो कोई ना कोई पैटर्न बन जाता है। जैसे आप यहां पे देखें, तो यहां पे ये देखें, इसने ऊपर वाली लाइट को इधर से वाई के अंदर ऊपर वाली लाइट को इधर से बंद किया हुआ है और इधर से बंद किया हुआ है। टेक्निकली हर चीज 8 के बराबर होती है, लेकिन हम कुछ सेगमेंट्स को ऑन एंड ऑफ करके ना बल्ब के स्विच के जरिए हम वो लफ्ज लिख लेते हैं। तो आपका कंप्यूटर भी बैक एंड पे बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा होता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे अगर आप हार्डी HD स्क्रीन है ना आपके लैपटॉप की, तो उसकी रेजोल्यूशन है 1980 बाई 1020 की अगर रेजोल्यूशन है, तो इतने पिक्सल्स हैं, वो उनको ऑन और ऑफ कर रहा होता है। यानी वो हम जो आपकी स्क्रीन है इसके ऊपर भी हर पॉइंट को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह जो आपकी हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा होता है या कोई फाइल पड़ी होती है, वहां पे भी ये ऑन और ऑफ के सिग्नल्स होते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर में कुछ नहीं होता। तो सिग्नल होते हैं और सिग्नल्स के स्विच होते हैं जिनको ऑन एंड ऑफ करके हम डिफरेंट किस्म के जो टास्क हैं और ऑपरेशंस हैं उनको कर सकते हैं। तो ये जो आपको सामने टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है, ये भी बेसिकली ऑन और ऑफ की डिफरेंट स्विचेस हैं उनको बना के लिखा गया है। जैसे इस केस में ये जो वाई लिखा गया है, ये 8 जो होता है उसके ऊपर वाले हिस्से को ऑफ किया गया है और इस वाले हिस्से को ऑफ किया गया। अगर ऑफ ना किया गया होता तो फिर 8 लिखा होना था, लेकिन ऑफ किया गया है तो इसलिए ये क्या बन गया है, हमारे पास वाई बन गया। आपको ये चीज जो कैलकुलेटर होते हैं, जो जिन्होंने कैलकुलेटर यूज किए हुए हैं उनके अंदर भी आपको नजर आएगी कि ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो हम इसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। और जब यही चीज कंप्यूटर पर बड़े पैमाने पर की जाती है तो वही आपकी जो स्क्रीन है वो एक खास किस्म का इमेज दिखाती है, वो खास किस्म का टेक्स्ट दिखाती है। तो और अगर हम इसी चीज को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्विचेस के साथ सेव करते हैं, तो जब सेव करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो फाइल बन जाती है, वो जो हम कंप्यूटर में सेव करते हैं। ठीक है, तो ये वो तरीकाकार है जिसके जरिए आपका जो लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, बेसिकली बैक एंड के ऊपर काम कर रहा होता है। और इस पूरे प्रोसेस को काम करने के लिए एक बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हम वो इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपके केस में आपने यहां पे देखा, आप देखते हैं कि आप लोग जो है वो विंडोज को भी यूज कर रहे होते हैं, हमारे पास लिनक्स भी होता है, BSD भी होता है, और एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मैक OS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS X भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है ना, सॉरी, आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनका काम जो है वो बेसिकली ये होता है कि इन्होंने जो आपने इनपुट की इंस्ट्रक्शन इसको दी है, जैसे आपने टच किया है या आपने कीबोर्ड लिया है, कीबोर्ड के जरिए क्लिक किया है, तो इनका काम ये होता है ये वाली इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर का मेन ब्रेन है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको देना है। और वो उसको प्रोसेसिंग करके आपको कोई ना कोई उसका जो है वो रिजल्ट देता है। आपने क्लिक किया उसने सॉन्ग प्ले कर दिया, आपने क्लिक किया उसने कोई फाइल ओपन कर दी। तो ये जो चीजें सारी की सारी मैनेज कर रहा होता है हम उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये उसका कोर्स नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एक जनरली ओवरव्यू दिया है। इस कोर्स की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग के बाद आप इसको 2-3 दफा, जिनको नहीं आता कंप्यूटर का नहीं पता, वो इसको बार बार ओपन करके और रीड करके ना दोबारा सुन के तो अपनी जो है वो एक दफा प्रैक्टिस जो है वो इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने जो है वो कर लिया कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास काम कैसे करता है। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं कि हम जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, आपने फर्ज करें कोई डाटा एनालिसिस का कोई प्रोग्राम देखा है, एक्सेल का प्रोग्राम देखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देखा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को देखा है, आपने क्रोम ब्राउजर को देखा है, ये बेसिकली है कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कि एक खास किस्म का प्रोग्राम या टास्क करते हैं। ये स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जिनका काम होता है कोई खास किस्म का ऑपरेशन करना। जैसे कि आप जो है वो क्रोम ब्राउजर को लेंगे तो उसका सिर्फ एक काम है, उसने क्या करना है, उसने
आपके साथ आपकी जो वेबसाइट्स हैं उनको ओपन करना है, क्लोज करना है, उसके ऊपर वेब बेस्ड मैनिपुलेशन करनी है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेंगे तो उसका काम है वहां पे आपने कोई ना कोई टाइपिंग करनी है, आपने वर्ड प्रोसेसिंग का कोई काम करना है। इसी तरह एक्सेल अगर यूज कर रहे हैं तो एक्सेल का काम है कैलकुलेशंस करना, उसमें आप अकाउंटिंग कर सकते हैं या इस तरह की जितनी भी और आपकी जो चीजें हैं करने वाली एक्सेल की, ग्राफ्स वगैरह जनरेट करने या बेसिक एनालिसिस करना है, वो सारे का काम जो है वो कंप्यूटर करता है। इनके लिए हम जो है ना टेक्निकली एक और लफ्ज भी यूज करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, कुछ होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे कि ये मैंने आपको बताया अभी, क्रोम का लफ्ज मैंने यूज किया है, इसके अलावा मैंने एमएस ऑफिस का लफ्ज यूज किया, यानी एक्सेल का या पावर पॉइंट का। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम एप्लीकेशन प्रोग्राम। एक हमारे पास और प्रोग्राम होते हैं, इनको हम बोलते हैं टेलर मेड प्रोग्राम्स। टेलर मेड प्रोग्राम्स वो वाले होते हैं जिनका काम जो कस्टम डिजाइंड होते हैं, इसको हम जो है ना हम इसको कस्टम भी कह सकते हैं। यानी इन प्रोग्राम्स का काम एक खास किस्म का टास्क करना है। इसके अलावा ये होते ये भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, लेकिन हम इनको स्पेशली खास किसी मकसद के लिए बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं देखता हूं अगर मेरे पास ये यहां पे नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा देता हूं। ये देखें, ये आपको ना एक प्रोग्राम नजर आ रहा है, इसका नाम है स्टैटिक वर्डप्रेस डॉट एक्सी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रन करके दिखाता हूं। तो ये इसके जरिए हम काम क्या करते हैं कि इसके जरिए हम वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसको स्टैटिक में बना कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैंने अपने एसईओ के जो टास्क हैं उनके लिए मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो ये आपकी जो नॉर्मल वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है उसको स्टैटिक में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली जो फ्री वेब होस्टिंग्स है उनके ऊपर डिप्लॉय कर देता है। तो इस पूरा प्रोसेस को, क्योंकि ये वो प्रोसेस है जो मैंने खुद अपने लिए डिजाइन किया हुआ है, इसका एक खास मकसद है, मार्केट में इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसको हम बोलते हैं कस्टम मेड सॉफ्टवेयर। तो मार्केट में कस्टम मेड सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे आपको, एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो है वो भी मिलेंगे। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ये मैंने पाइथन के अंदर बनाया हुआ है, और पाइथन 100% पाइथन के अंदर है। और ये इस तरह का काम जब आप पाइथन लर्न करेंगे तो आप भी अपने लिए खुद बना सकेंगे। कम से कम आपको मतलब एक पाथ मिल जाएगा अगर आपने अपने प्रोग्राम जो है उनको डिजाइन करना हो। तो ये हम जो है वो प्रोग्राम इस तरह बनाते हैं। मैं अभी इसको जो है ना वो क्लोज कर रहा हूं क्योंकि ये हमारा वर्डप्रेस वाला सेशन नहीं है अभी। तो लेकिन ये है कि इस तरह एक एक्सी फाइल जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं जिसका मकसद एक खास किस्म का जो टास्क है वो परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो यानी अगर मैं इसको नाम रखता हूँ WPSSG, वर्डप्रेस स्टैटिक साइट जनरेटर इसका नाम है प्रोग्राम का। तो ये आपको बताता है कि इसने एक खास किस्म का वर्डप्रेस का कोई काम करना है। इसी तरह फर्ज करें आप लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं या ऑफिस में अगर कोई काम करते हैं, फर्ज करें आप जो है वो ऑफिस के अंदर जो है ना रोजाना रिपोर्टें बनाते हैं, तो आपको रिपोर्ट बनाने में 10 घंटे लगते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उस प्रोसेस को ऑटोमेट करके अपना सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ वो वाली रिपोर्टें बनाने हैं जो आप बना रहे थे। तो अब आपका काम वो 10 घंटे की बजाय फर्ज करें 15 मिनट में हो जाता है। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टम मेड सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ठीक है, वो हर बंदे के लिए नहीं होगा, वो उसकी कोई ना कोई जो है वो स्पेसिफिकेशन होगी। तो आई होप कि आपको कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, डिफरेंट जो दो बुनियादी बड़ी किस्में हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स की, आपको उसका भी पता चल गया होगा। और कस्टम मेड प्रोग्राम्स क्या होते हैं इसके बारे में भी पता चल गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको बाद में जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उसके अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ये जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं ये लिखे कैसे जाते हैं। कंप्यूटर का जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसके लिए हमें जो है ना कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। उस प्रोग्रामिंग के लिए जो हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम बोलते हैं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखें, आपने किसी चीज की कोई प्रोग्रामिंग करनी है, जैसे आपका एक घर में कोई बच्चा है तो बच्चे को आपने कोई चीज बतानी है कि ये काम करो। तो जब आप उसके साथ बात करेंगे तो किसी जबान में बात करेंगे ना, उर्दू, पंजाबी, अरबी, हिंदी, कोई भी जबान होगी। उसको बताएंगे कि जाओ जाके वहां से जो है ना मेरे लिए तुम गिलास पानी का लेके आओ। तो उसको जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने दी हैं वो किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर दी हैं। इसी तरह जब आप कंप्यूटर के साथ काम कर रहे होंगे, जो कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो भी किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर देंगे। तो वो जिस लैंग्वेज के अंदर आप इंस्ट्रक्शन देंगे आप उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं हम उसको। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसकी भी आगे काफी ज्यादा किस्में हैं। इसके अंदर होता क्या कि जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती हैं वो टेक्निकली तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक के जो सिग्नल्स होते हैं बेसिकली हम उसमें दे रहे होते हैं, जिनको हम बिट्स बोलते हैं, कि जो स्विच को, इस वाले स्विच को ऑन कर दो, इस वाले स्विच को ऑफ कर दो। जैसे कि मैंने आपको यहां पे भी एग्जांपल में बताया, ये वाली जो चीज है,
मैंने वाई टाइप करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दी कि ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसको भी ऑफ कर दो और इस वाले को भी ऑफ कर दो और बाकियों को ऑन कर दो। तो ये जो मेरी इंस्ट्रक्शन है ये मैंने कंप्यूटर को किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देनी है। तो जो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आती है वो लोअर लैंग्वेज बिट्स की शक्ल में समझ आती है, 1 और 0 की जो लैंग्वेज है। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ ये पता होगा कि मैंने इस वाले को ऑन करना है और इस वाले को ऑफ करना है। लेकिन क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, ये लो लेवल लैंग्वेज होती है, तो इंसानों ने क्या किया कि अपनी सहूलियत के लिए एक हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना ली है, जिसके जरिए कंप्यूटर को आप ऐसे ही इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं जैसे एक आप इंसान को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन वो जो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं वो उसको फिर क्या करता है, कन्वर्ट करता है मशीन इंस्ट्रक्शंस के अंदर। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं जो ना कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग। और वो जो लैंग्वेज जिसके जरिए आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, नॉर्मली जो हम काम कर रहे होते हैं वो हम कर रहे होते हैं हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। और कंप्यूटर को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आ रही होती है हम उसको कहते हैं लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और उसके अंदर ज्यादातर जो हम काम कर रहे होते हैं वो बिट्स और बाइट्स की शक्ल में कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं यहां पे चले उसको नोट के अंदर जो है ना वो लिख भी देता हूं, लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आपके पास हायर लेवल भी आते हैं। ठीक है, और मोस्टली ह्यूमन यूज दिस वन, बल्कि मोस्टली क्या हम हमेशा यही यूज करते हैं फॉर ह्यूमन। ये जो होती है ये कंप्यूटर, जब कंप्यूटर नए नए बने थे तो तब लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही काम होता था। जैसे जो मून वाली एग्जांपल हम नॉर्मली देते हैं, जो जो मून के ऊपर जो हमने पहला जो है वो भेजा था, स्पेसशिप गई थी, उसकी जो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस थी वो लो लेवल के अंदर हुई थी, यानी वो बिट्स के अंदर हम काम करते हैं और असेंबली लैंग्वेज भी के अंदर भी आप जो है ना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज भी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये भी लोअर लेवल जो है ना हम इंस्ट्रक्शन इसके अंदर जो है वो कंप्यूटर को फीड करते हैं ताकि वो उसके मुताबिक काम करे। तो आपको ये पता चल गया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्राम का भी आपको बता दिया क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये भी आपको बता दिया। ठीक है, तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के लिए भी आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसकी भी बहुत ज्यादा किस्में हैं। मसलन आपके पास जो हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक या दो नहीं है, थाउजेंड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, अब आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, हर काम, जैसे इंसान दुनिया के अंदर हम रहते हैं तो हर लोग जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। मैं पंजाबी बोलता हूं, कोई सिंधी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, इंडियन बोलता है, कोई अफ्रीकन लैंग्वेज बोलता है। तो हर बंदा कोई ना कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा होता है। ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इसी तरह जब हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं। सारी हायर लेवल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आपने कौन सी लेवल की कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज करनी है। हर लैंग्वेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ लैंग्वेजेस जो है वो डाटा साइंस के लिए अच्छी हैं, कुछ लैंग्वेज जो है वो विजुअलाइजेशन के लिए अच्छी हैं, कुछ लैंग्वेजेस जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए अच्छी हैं। तो हर किस्म की जो लैंग्वेजेस हैं वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं। आपने अपने टास्क के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज जो है वो चूज करनी है। कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं हम इसको लिख भी देता हूं, टास्क ओरिएंटेड। और कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं वो जनरल पर्पस लैंग्वेज होती हैं, यानी उनके अंदर आप मैक्सिमम टास्क जो है वो कंप्यूटर को दे सकते हैं। उन्हीं लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज जो है जिसको हम बोलते हैं पाइथन। पाइथन जो है वो बेसिकली पाइथन जो है वो जो है वो हाई लेवल है और ह्यूमन रीडेबल है। आप इसका कोड लिखा हो तो आम इंसान इसको ऐसे ही पढ़ सकता है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल भी हो जाएगी। और तीसरा जो है ना हमारे पास इसका जो है कि हम इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म है। आप इसको सेम कोड को मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो जो मैंने अभी यहां पे, आप क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब यह है कि आप इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक ही प्रोग्राम को चला सकते हैं। आपको स्पेसिफिक कंपाइलेशन की या इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी क्या वजह, वो क्यों नहीं पड़ती, वो हम बाद में इसको देखेंगे। अभी जो है आप इसको ये सिर्फ ज़हन में रखें कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है और आप किसी भी जगह पे जाके इसको रन कर सकते हैं। मसलन आप चाहते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स है तो उसके ऊपर भी सेम प्रोग्राम रन करेगा और विंडोज के ऊपर भी वही प्रोग्राम रन करेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे आपको मैंने यहां पे ये सामने एग्जांपल दी है, ये वाला जो प्रोग्राम है ये एक एक्जी फाइल है और ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज पे रन कर सकती है। ये किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इसको कंपाइल किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए, विंडोज के लिए। अगर मुझे कहीं और पे इसको रन करना पड़ेगा तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। लेकिन पाइथन का एडवांटेज ये है
कि पाइथन का जितना भी आप कोड लिखते हैं वो सारे का सारा कोड जो है वो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है उसको रन कर सकते हैं। अगर आपने उसको कंपाइल किया हुआ है तो आप उसको कंपाइल्ड वर्जन को भी मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हैं। आपको एग्जांपल उसकी मैं थोड़ी देर में बताता हूं। आप ये देखें मैं इसको यहां से जो है चले मैं आपको यहां से एक दो मिसाल और भी देता हूं आपको। आप पाइथन के अंदर कर क्या सकते हैं, चले आपको ये बताता हूं मैं। आप पाइथन के अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट लिख सकते हैं। जैसे कि मैं काम करता हूं तो मेरी मेरी जितनी भी एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग होती है उसकी सारी वेबसाइट जो है वो पाइथन में बनी हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा ये अगर आपको पाइथन आती है तो आप भी बना सकेंगे फिर। इस वजह से हम पाइथन को जो है वो प्रेफर करते हैं। आप जो है वो एप्स लिख सकते हैं, जैसे कि आप एंड्रॉयड की ऐप लिखें या आपने लिखी है जो है एप्पल के लिए लिखी है आपने ऐप, या अगर विंडोज स्टोर के लिए भी लिखी है। आजकल है इतना लोग विंडोज को यूज नहीं करते, लेकिन आप कुछ भी लिखें आप इसकी पूरी की पूरी जो है वो एप्स लिख सकते हैं। अब में से जो इसका जो है ना वो एक फ्रेमवर्क होता है, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ कैसे इसको करते हैं। लेकिन आप पूरी की पूरी जो एप्स हैं वो सारी की सारी पाइथन के अंदर 100% जो है वो ऐप लिख सकते हैं। मैंने ये लिखी हुई है तो इस वजह से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। एक ही ऐप लिखेंगे आप और उसको आप विंडोज के लिए भी कंपाइल कर सकेंगे और एप्पल के लिए भी कंपाइल कर सकेंगे और एंड्रॉयड के लिए भी सेम जो है वो ऐप। जैसे हम वेब एप्स भी बनाते हैं तो इसी तरह ये जो है ना एंड्रॉयड की जो है ना एप्स आप पाइथन के अंदर भी बना सकते हैं। इसी तरह जो है वो आप जो है ना कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिख सकते हैं इसके अंदर। आप इसके अलावा जो होते हैं हमारे पास ऑटोमेशन कर सकते हैं आप। जैसे फर्ज करें आपके पास है चैट जीपीटी, आप लोगों ने तकरीबन सबने सुना होगा। अब आपने चैट जीपीटी का कोई कोड बनाना है। आप चैट जीपीटी में जाके कुछ टाइप करते हैं, वो आपके लिए कोई ना कोई ऑपरेशन करता है। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई हर दफा चैट जीपीटी में जाके मैं सेम कमांड देता हूं, तो मैं उसको ऑटोमेट करना चाहता हूं। तो उसकी जो ऑटोमेशन है वो आप चैट जीपीटी इसके अंदर कर सकते हैं, पाइथन के अंदर कर सकते हैं। कि हर दफा चैट जीपीटी को सेम प्रॉम्प्ट भेजेगा, वो मुझे जो रिप्लाई करेगा उसको मैंने कैसे प्रोसेस करना है, ये सारा का सारा काम आप पाइथन के अंदर ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये भी जो है वो आपको इसका एडवांटेज होता है। इसी तरह आपके पास तकरीबन मोस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो पाइथन को यूज करते हैं एज ए ऑटोमेशन टूल। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल की ऑटोमेशन जो है वो आप विद पाइथन भी कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है क्योंकि मेरे अपने टूल्स हैं इसके, तो हम पाइथन के जरिए भी इसको जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। एक्सेल को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आप उसको भी ऑटोमेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप ये देख सकें कि आपको कोई भी यहां पे ऐसा डोमेन नजर नहीं आ रही जिसके अंदर आपका पाइथन का कोड जो है वो रन ना हो रहा हो, या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं कंप्यूटिंग की जो आप पाइथन के जरिए सॉल्व ना कर सकते हो। और एज ए डिजिटल मार्केटर यही वो सारी की सारी चीजें जो हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। कभी वेबसाइट बनानी पड़ती है, कभी ऐप बनानी पड़ती है, कभी किसी चीज की ऑटोमेशन करनी पड़ती है, तो ये सारे का सारा काम आप पाइथन के अंदर से कर सकते हैं। यही वजह है कि ये पाइथन की जो लैंग्वेज है, ये मैंने यार यहाँ पे इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना था कि हम डिजिटल मार्केटर्स के लिए पाइथन जो है वो बहुत ज्यादा प्रेफर्ड है। पाइथन के मुकाबले में जो ज्यादा लैंग्वेज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो यूज की जाती है वो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। जो ज्यादा इसके कंपैरिजन में यूज की जाती है वो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन आर का मसला ये है कि ये ज्यादा जो है वो डाटा के ऊपर चली जाती है, जो स्टैटिस्टिकल पार्ट पोर्शन है उसका उसके ऊपर चली जाती है। स्टैट्स वगैरह का जितना काम है वो सारे का सारा जो बेसिकली आर है ये उसका टूल है, मतलब उसका पैकेज है। और ज्यादातर लोग उसको जो जिन्होंने ज्यादा इंटेंसिव स्टैटिस्टिक्स का काम करना होता है वो आर को यूज करते हैं। तो वो जनरल पर्पज उस तरह का काम नहीं कर सकते जिस तरह का काम हम पाइथन के अंदर कर सकते हैं। तो पाइथन हम डिजिटल मार्केटिंग में आपको इसलिए भी रिकमेंड करते हैं या ज्यादातर लोग यूज करते हैं कि एक तो इसका ऑटोमेशन का एडवांटेज है, और दूसरा इसके अंदर आप जितने भी आपके टास्क हैं वो तकरीबन आप मेजॉरिटी सारे के सारे कर सकते हैं। मतलब आप आर के अंदर जो है वो जो है ना ऐप नहीं लिख सकते एंड्रॉयड की। ठीक है। कम से कम मेरे इल्म के मुताबिक तो नहीं है कि आप लिख सकते हैं। तो और फिर उसके अंदर उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं जो है ना आर को यूज करने के। जबकि उसके मुकाबले में अगर आप पाइथन को यूज करेंगे तो पाइथन को आपको मार्केट के अंदर एक एक्स्ट्रा स्किल के तौर पे भी आ जाएगी। आप कहीं पे भी जाएंगे, अगर आर को यूज कर रहे हैं तो वो आपको स्टैटिस्टिक्स वाली साइड पे ज्यादा रखेगी। लेकिन अगर आपको पाइथन आती है और आप कहीं मार्केट के अंदर जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं या किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो उसका कोई पाइथन का क्वेश्चन है, लेट से उसने कोई गुई का सॉफ्टवेयर बनवाना है आपसे, कोई ऑटोमेट करवाने हैं,
डाटा साइंस का काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो पाइथन का काम है, तो आपको एक लैंग्वेज कंप्यूटर की आती है, उसका काम कर सकते हैं आप। अच्छा, एक काम और ये होता है कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर सम ऑपरेटिंग कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनके अंदर ये बाय डिफॉल्ट होती है। जैसे अगर आप OS X यूज करते हैं, मैक को यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी ये डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होती है। और इसके अलावा जो है अगर आप यूज कर रहे हैं लिनक्स यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी ये जो है ना बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होती है। विंडोज के ऊपर ये इंस्टॉल्ड नहीं होती, विंडोज में आपको यू हैव टू इंस्टॉल इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। लेकिन अच्छा, आज से ना कुछ 4-5 साल पहले तक विंडोज के ऊपर पाइथन को चलाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। ये कोरोना से पहले का टाइम मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आज के दौर में विंडोज के ऊपर इसको चलाना जो है वो बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल लाइक अ पीस ऑफ केक हो गया। अब आप इजी से जो है ना विंडोज के ऊपर जो है ना काम कर सकते हैं पाइथन के साथ। अच्छा, ये जो है ना एक ओवरऑल व्यू था हमारे पास ना कंप्यूटर्स का, क्या कंप्यूटर होते कैसे हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है, इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पाइथन को क्यों यूज करते हैं, और पाइथन के एडवांटेजेस क्या है, पाइथन के साथ आप कर क्या क्या सकते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि ये तकरीबन सारी की सारी चीजें क्योंकि मैंने अपने हाथ से की हुई हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो इससे रेलिवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, ऑटोमेशन हो, वेबसाइट हो, ऐप हो, प्रोग्रामिंग हो, तो आप मेरे से, और OS X के ऊपर हो, लिनक्स के ऊपर हो, या विंडोज के ऊपर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हो, आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो ये है हमारे पास एक ओवरव्यू पाइथन का कि हमने पाइथन को यूज क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक सेकंड चीज आ जाती है कि हमने पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है। अभी आपने इंस्टॉल नहीं करना, मैं आपको जो है ना इसका ओवरव्यू देता हूं, एक दिन बताता हूं सारे का सारा, ताकि आप ओवरवेल्म ना हो और आपको वो सारी की सारी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप आए। पाइथन जो है वो आपको मिलेगी python.org वेबसाइट से। इसका लिंक जो है वो मैं आपको जो है ना अभी थोड़ी देर में पेस्ट कर देता हूं। अभी नहीं मैं पेस्ट कर रहा, वो फिर डिस्ट्रैक्शन होती है इधर उधर जाने से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पाइथन पे जाना है, यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी। कहीं और से पाइथन डाउनलोड नहीं करनी, आपने जितनी भी पाइथन के ऊपर काम करना है आपने यहां से डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर देखते हैं, ये मैंने यहाँ पे टाइप भी किया हुआ है कि पाइथन को डाउनलोड कैसे करना है। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको यहां से डाउनलोड करना है। सॉरी, इसका नाम है python.org। आपने यहां से जाना है और इसको यहां से डाउनलोड करना है। लेकिन आप पाइथन को, ये कुछ और भी हमारे पास जो है ना वो पाइथन की डिस्ट्रीब्यूशन है, आप यहां से भी इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फर्ज करें आप अनाकोंडा से डाउनलोड कर सकते हैं, विन पाइथन भी एक पाइथन की डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्टिव पाइथन भी, और एम्बेडेड पाइथन भी है। अच्छा, ये एम्बेडेड पाइथन वो होती है जो हम माइक्रो कंट्रोलर्स पे चलाते हैं। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, जैसे अगर वो शादी मुबारक वाला कंप्यूटर है ना, माइक्रो कंट्रोलर चल रहा है, और आप उसकी भी पाइथन में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जो कि शादी मुबारक जो है ना वो इतनी देर से इस तरह लाइट जो है वो ब्लिंक करे, अगर आप वो वाला काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको एम्बेडेड पाइथन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कहीं पे भी आप काम कर रहे होंगे, आप हर जगह पाइथन के साथ काम कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है पाइथन को लर्न करने का। तो द स्किल विच यू आर गोइंग टू लर्न विद मी अबाउट पाइथन इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। चाहे आप इसकी स्किल्स मार्केट के अंदर बेचें, फ्रीलांसिंग में बेचें, अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए बेचें, इससे ज्यादा बड़ी चीज आप कोई सीख नहीं सकते आज के दौर में। आप ये देखें कि आपको चैट जीपीटी के साथ भी काम करना है, उनकी ऑफिशियल एपीआई भी पाइथन के साथ काम करती है। तो आप टोटल A to Z अपना काम बड़े अच्छे तरीके से पाइथन के साथ कर सकते हैं, इससे अच्छे से पैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये मैं बाकी चीजों को अब जो है ना यहां से डिस्कस नहीं करूंगा, आपको सिर्फ ये दो चीजें बताऊंगा। एक तो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट उसका बताऊंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और एक मैं आपको बताऊंगा कोंडा का, अनाकोंडा का। अब हुआ क्या कि आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले जब शुरू में पाइथन थी, तो पाइथन ज्यादातर हम लोग लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल करते थे। विंडोज के ऊपर उसकी पैकेज की मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल काम होता था। कभी आपकी एग्जी नहीं चल रही, कभी कोई कंफ्लिक्ट आ रहा है, तो इस तरह के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया करते थे। तो उसकी वजह से एक मार्केट के अंदर और कंप्यूटेटर आया, एक और कंपनी आई, उसका नाम है ये वाला जो अनाकोंडा वाले हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को जो है वो आसान कर दिया, और उन्होंने क्या किया कि अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिजाइन की, उसको हम बोलते हैं कोंडा या अनाकोंडा, दोनों नाम यूज करते हैं, दोनों थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है।
कोंडा जो है वो मतलब आपका पूरे का पूरा पैकेज मैनेजर है और अनाकोंडा इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाए ना, आप प्रोडक्ट्स के अंदर anaconda.com में, तो यहां से आपको जो है वो मिलेगी अनाकोंडा की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट फेमस है डाटा साइंटिस्ट के अंदर। ये अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके जितने भी डाटा साइंस के टूल्स हैं, ये मोस्ट ऑफ द डाटा साइंस के जो टूल्स हैं, मैं यहाँ पे इसको जूम भी कर देता हूँ आपके लिए। ये टूल्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम डाटा साइंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपने सिर्फ अनाकोंडा इंस्टॉल करना है एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू। जैसे कि ये यहाँ पे थोड़ा सा जूम भी हो गया है। साइंटिफिक पाइथन है, जुपिटर है, नंबा है, पांडास है, ये साइकिट लर्न है, नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है, ये सारे के सारे या पाई टॉर्च है जो हम यूज करते हैं, टेंसर फ्लो है, न्यूरल नेटवर्क्स के लिए हम जो है ना, या डीप लर्निंग के लिए यूज करते हैं, ये सारे के सारे टूल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अनाकोंडा के अपने एडवांटेजेस हैं, उनके अंदर टूल्स इंक्लूडेड हैं, प्लस इनकी जो रिपोजिटरीज हैं, जो इनकी ऐप सिस्टम है, जैसे एप्पल के अंदर नहीं है, एप्पल का ऐप स्टोर है, या इस तरह इसका गूगल का ऐप स्टोर है, इसी तरह इसकी पाइथन का भी अपना ऐप स्टोर है, उसको हम बोलते हैं पाई पाई बोलते हैं वो, या अनाकोंडा का अपना जो है वो ऐप स्टोर है, आप उसको यूज कर सकते हैं और उसके जरिए ये पैकेजेस जो है ना, ऐप्स जो है, एक्स्ट्रा ऐप्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हुआ क्या है कि पिछले 2 4 5 साल में जो है ना, जो पाइथन की डेवलपमेंट है विंडोज के ऊपर बहुत ज्यादा बेटर हो गई है, सपोर्ट उसकी बेटर हो गई है। अब होता क्या है कि जब आप इस तरह अनाकोंडा का पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो आपके ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं डिफॉल्ट में। आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एक और मसला इसके अंदर ये आता है कि अनाकोंडा एक प्राइवेट कंपनी है। कल कलां को अगर ये कोई भी चीज चेंज करते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी इनके ऊपर बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वाले कहें कि जी सुबह से आपने लाइसेंस की फीस जो है वो 400 की बजाय 800 रुपया देनी है, तो आप कहां से देंगे अगर आप नहीं दे सकते तो इसकी वजह से हम जितना भी काम करेंगे इस कोर्स के अंदर वो सारे का सारा जो है वो पाइथन के ऊपर करेंगे और पाइथन के ओपन सोर्स पे करेंगे। एक चीज, दूसरी ये है कि हम ये जितना भी जो यहां पे बना हुआ है, जितने भी टूल्स हैं, इनको हम खुद इंस्टॉल करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि आपको एक तो इंस्टॉलेशन आएगी, आपको पाइथन की जो कोर फंक्शनैलिटीज है वो आएंगी। अगर आपको बनी बनाई अनाकोंडा मिल जाएगा तो उसके जरिए आप ज्यादा लर्न नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से मैंने इस कोर्स के लिए ये चूज किया कि आप जितना भी काम करेंगे वो ओरिजिनल पाइथन की जो डिफॉल्ट पाइथन की डिस्ट्रीब्यूशन है हम उसको यूज करेंगे। इसको बाज लोग जो है वो वनीला पाइथन भी बोलते हैं। वनीला का लफ्ज हम सॉफ्टवेयर के लिए साथ उस वक्त यूज करते हैं जब वो प्योर फॉर्म में आपको मिल रहा होता है। जैसे प्योर पाइथन है तो इसको हम प्योर पाइथन नहीं बोलेंगे, हम इसको वनीला पाइथन बोलेंगे। ठीक है, कुछ पे कोई ऐड नहीं होगा। बेसिक पाइथन जो है उसको हम बोलते हैं वनीला पाइथन या बेसिक पाइथन भी बोलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये हमने ये तो देख लिया कि हमने जितना भी काम करना है हमने इस वनीला पाइथन के ऊपर करना है, लेकिन इससे पहले कि हम इसको इंस्टॉल करें हम थोड़ा सा इसको जो है वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है यहां से आप डाउनलोड पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में जाएं, डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो आपको सारी की सारी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मिल जाएगी। सक्सेस स्टोरीज में जाएं, आपको बिजनेस के केस में ये लोग कहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में कहाँ पे यूज कर रहे हैं, साइंटिफिकली लोग इसको कहाँ पे यूज करते हैं। हम इसको बिजनेस में अगर देखते हैं तो ये आपको कुछ उन्होंने एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि लोग बिजनेस के लिए इसको कैसे यूज करते हैं। मशीन लर्निंग में फाइनेंशियल मशीन लर्निंग आ गई है यहाँ पे, उसके लिए भी लोग पाइथन को यूज कर रहे होते हैं। अगर आपने पाइथन के जरिए जो है वो सीडी या डीवीडी को कंट्रोल करना है तो वो कैसे करना है, लोग कर रहे हैं। तो इस तरह करके जितने भी इसके जो है ना टूल्स, उसकी केस स्टडीज आपको यहाँ पे जो है ना डॉक्यूमेंट सक्सेस स्टोरीज में मिल जाएंगी। ये आप अगर पाइथन में काम कर रहे हैं तो आपको ये वाली वेबसाइट को तकरीबन रोज ही विजिट करना चाहिए। यहाँ पे न्यूज में जाएंगे तो आपको पाइथन की न्यूज मिल जाएंगी। इवेंट्स में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाइथन की कम्युनिटी के इवेंट्स आपके इर्द गिर्द कहाँ पे हो रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी दुनिया में होते हैं। उगांडा में आपको देखें ये हो रहा है, कंपाला में, फ्रांस में, लिथुआनिया में, यूएसए में। तो जैसे जैसे कोई इवेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे जो है ना अपकमिंग इवेंट्स में नजर आते हैं। अगर लाहौर या इस्लामाबाद पाकिस्तान में कहीं हो रहा है तो आप उस इवेंट को वहां पे जाके ज्वाइन करें, लोगों से बात करें। इवेंट्स के अंदर बंदा बहुत ज्यादा लर्न करता है, तो ये भी मैं आपको जो है वो हाईली रिकमेंड करूंगा। यूजर ग्रुप्स होते हैं, इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो है आप ये देखें कि एक चीज और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये बेसिकली वो फाउंडेशन है जो पाइथन का सॉफ्टवेयर बनाती है, जिन्होंने ये पाइथन की लैंग्वेज डिजाइन किया या बनाई है। तो जितना कुछ भी हो रहा है ये एक फाउंडेशन के अंदर हो रहा है, लिहाजा आपको ये कंप्लीटली ओपन सोर्स में मिलेगा। आपको कमर्शियल एक्टिविटीज की
प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जी लाइसेंस खरीदे, ये वो करें वो करें, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ये नॉट फॉर प्रॉफिट काम कर रही है, जबकि ये अनाकोंडा ये कमर्शियल कंपनी है, तो इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर रहे। ठीक है, एक काम आपके पास ये हो गया। आप अगर कोई डोनेशन करना चाहते हैं, आप अमीर हैं, पैसे हैं, तो आप यहाँ पे कल कला को आप पाइथन से पैसे कमाते हैं तो आप यहाँ पे जाके इसको डोनेट भी कर सकते हैं। पाइथन की जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, jobs.python.org/jobs। तो आपको ये पता चल जाएगा कि दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे किस किस्म की पाइथन की जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है नई जॉब्स ढूंढने के लिए। तो इस जॉब बोर्ड को भी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग किस किस्म की जॉब्स जो है वो पाइथन की पोस्ट करते हैं। ठीक है, और आप जो है वो कहां पे आ सकते हैं, मे बी समवन ऑफ यू विल फाइंड जॉब पाइथन जॉब फ्रॉम हियर। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया, कम्युनिटी वगैरह भी हमने इसको देख लिया। अब हम थोड़ा सा मजीद इसको आगे लेके चलते हैं, नोट्स को। अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है ना, हम जो है ना पाइथन को जो है वो इंस्टॉल करते हैं। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है पाइथन के ऊपर हियर, और उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करना है। अच्छा, इस वक्त एज ऑफ राइट नाउ आप जो पाइथन डाउनलोड करेंगे वो स्टेबल रिलीज जो है उसकी वो 3.11.3 है। आप चाहें तो पुराना वर्जन भी यूज कर सकते हैं, लाइक 3.10। आपकी जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, ओपन सोर्स लिनक्स यूज कर रहे हैं या पाइथन यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एंड ऑफ सपोर्ट भी नजर आ रही होती है कि इस सॉफ्टवेयर की जो बग फिक्स हैं वो आपको 2026 तक मिलेंगे। तो आप आराम के साथ इसके साथ जो है वो काम कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ में इसका आपको रिलीज स्केड्यूल मिलेगा कि ये सॉफ्टवेयर कब रिलीज होगा, इसके अंदर चेंजेस क्या होंगी, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। हम इसको बोलते हैं पीईपी, पेप भी बोलते हैं हम इसको, पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल। ये पेप का लफ्ज आपने जेन में रखना है जब आप पाइथन के साथ काम कर रहे होंगे, पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल। तो टिप नंबर 619 के ऊपर जो है ना आपको पाइथन 3.10 का स्केड्यूल मिलेगा। ज्यादा इससे ओवरवेलम नहीं होना, बस पिप का आप नाम जेन में रखें, कल कला को आपको ये सुनना पड़ जाएगा। कम से कम एक पिप ऐसा है जो आपको हर सूरत में सुनना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं पिप 8। पिप 8 का मतलब यह है कि जो कोड की फॉर्मेटिंग होगी वो कैसे होगी। ठीक है जी, नाज़े सादिक रशीद, आप क्वेश्चन पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? ये जो पाइथन है इसको हम लोग अगर डाउनलोड करते हैं तो? अच्छा, इसके ऊपर जो पाइथन की रिक्वायरमेंट्स हैं ये लाइट वेट है, क्योंकि अच्छा जब आप अनाकोंडा को इंस्टॉल करेंगे तो अनाकोंडा हैवी फुल फ्लैज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके ज्यादा रिसोर्सेज खाएगी। ये वाली जो पाइथन आपको नजर आ रही है ये तो आप 4 GB के लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी रैम 4 GB है और 128 MB जो है ना जीबी उसकी जो है हार्ड डिस्क है, आप उसके ऊपर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन को 3.10 को। इसके अलावा अगर आपका छोटा माइक्रो कंट्रोलर है आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं, जिसकी रैम में भी लाइक 32 MB की रैम होगी, उसके ऊपर भी पाइथन इंस्टॉल करते हैं। तो आपके केस में जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना कोई भी बेसिक लैपटॉप ले लें और उसके ऊपर पाइथन इंस्टॉल कर लें। 4 GB से ऊपर रैम हो, नॉर्मली तो आजकल 8 GB स्टैंडर्ड हो, मिनिमम आपको मार्केट में 8 GB मिलेगा। तो आप 8 GB रैम और हार्ड डिस्क का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, आपको बेसिकली रैम की जरूरत है, वो आपके पास 8 GB रैम है तो इट्स मोर देन इनफ। मैं हाँ, इसके अलावा इसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंस्टॉल करते हैं जी। थैंक क्वेश्चन यू आप सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, आप 3.10 को इंस्टॉल कर लें, 3.11 को कर लें। मेरे ख्याल में हमारे केस में हम अभी जो है वो 3.10 को जो है ना वो कर लेते हैं, क्योंकि 3.10 के अंदर कुछ ऐसी 3.1 के अंदर कुछ ऐसी बग फिक्सेस हैं जो अभी जो है ना हम टेस्ट नहीं कर रहे, तो हम 3.10 के साथ करते हैं। आप जो है ना नीचे आएंगे तो ये 3.10.11 लिखा नजर आ रहा है, आप इसको डाउनलोड कर ले। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, हम जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। आई डोंट वांट टू रिकमेंड दिस थिंग, लेकिन ये आपको मैं ऑन द फ्लाई जो है वो एग्जांपल बता रहा हूं। आप यहां पे जाएं ना गूगल प्ले स्टोर में अपने मोबाइल फोन पे, आप यहां पे जाएं, पाइथन टाइप कर दें, तो आपको ये पाइथन 3 पाइड्रॉइड के नाम से भी मिल जाएगी। इस तरह काफी ज्यादा आपको जो है मिल जाएंगी। मैंने काफी अरसा हो गया इसको यूज नहीं किया, मेरे ख्याल में ये पाइड्रॉइड जो है वो अभी भी काम कर रही होगी। तो आप अपना पाइथन का जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी आप बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉल कर उनको टेस्ट यहाँ पे भी कोड को कर सकेंगे अपने मोबाइल फोन से। ठीक है, तो ये भी एक आपके लिए जो है वो एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी। मुझे देखना पड़ेगा हमारा ये सेशन एंड तो नहीं हो रहा जी। हमारा ये वाला सेशन जो है वो एंड होने के करीब है मेरे हाल में। अभी 10 मिनट्स हैं तो चले अब इसके ऊपर अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये आपको बताने का मकसद ये था
कि आप अपने एंड्रॉयड के ऊपर भी जो ना जो आपका 4 GB रैम वाला एंड्रॉयड, आप उसके ऊपर भी पाइड्रॉयड 3 की एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको ना पाइथन के साथ कुछ जो है ना वो मिसकंसेप्शंस आपको मिलते हैं, ये मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। आप जब मार्केट में काम कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि पाइथन 2 लिखा होगा कहीं पे वर्सेस पाइथन 3 लिखा होगा। तो जो पाइथन 2 थी ये आई थिंक 1 जनवरी 2020 से पहले पहले तक ना मार्केट के अंदर चलती रही है। तो वो होता क्या था कि जब जब पाइथन 2 वर्जन 2 चल रहा था तो उसके साथ ही इन्होंने पाइथन वर्जन 3 भी स्टार्ट कर दिया। तो लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो इंडस्ट्री में लोग यूज करते हैं वो अभी तक पाइथन 2 यूज कर रहे थे, तो वो कंप्लीटली अबंडन नहीं हुई। तो इस वजह से लोगों के अंदर हमेशा कंफ्यूजन रही कि ये पाइथन 2 में चलता है, पाइथन 3 में चलता है। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि आपका एक सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो वो ओल्ड वाला 2003 वाला मॉडल ले रहे हैं या नए वाला मॉडल ले रहे हैं, तो आपकी कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा था। एक पाइथन का प्रोग्राम जो आपने मॉडर्न पाइथन में 3.10 में लिखा है वो 2.7 ओल्ड वर्जन में नहीं चलता। तो इस वजह से लोगों ने अभी भी 2.7 जो है वो रखी हुई है। जैसे मैं ऐसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को जानता हूं जहां पे हम अभी भी 10 साल पुराना पाइथन का कोड यूज कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज कोड को पोर्ट करना, उसको अपग्रेड करना और बहुत बड़ा कोड बेस है, इट्स टू एक्सपेंसिव। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फिर वो पैरेलल उसको चलाते रहे। लेकिन अभी क्या हो गया कि एज ऑफ दिस कोर्स राइट नाउ, अब ये पाइथन 3 जो है वो आपकी स्टैंडर्ड मार्केट के अंदर, मार्केट का स्टैंडर्ड है। और मोस्ट पीपल जो है वो 3.6 से ऊपर वाला वर्जन जो है वो यूज कर रहे हैं। आई थिंक 3.6 भी एक्सपायर होने वाला है, तो अब लोग जो है ना ज्यादातर 3.7 पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि यू शुड यूज 3.10। तो इस वजह से ना बाज दफा मार्केट में अब ये कंफ्यूजन इतनी नहीं है, लेकिन पहले होती थी कि ये पाइथन 2 क्या है, पाइथन 3 क्या है, तो इनका सिंटैक्स जो था वो कंपैटिबल नहीं था। इसके अलावा पाइथन 3 के अंदर जो है उन्होंने इंप्रूवमेंट एनहांसमेंट लेके आए, आपके कोड की जो स्पीड है वो बढ़ गई है। तो ये भी एक वजह होती है जिसकी वजह से आपको पाइथन 3 के ऊपर वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब आप पाइथन 11 यूज कर रहे होंगे तो पाइथन 11 का जो आपका कोड है वो फास्टर होगा कंपेयर टू, मतलब आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट होगी कंपेयर टू ओल्डर वर्जन ऑफ पाइथन। उसकी वजह यह है कि इन्होंने नए पाइथन 3.11 के ऊपर जो है मजीद इंप्रूवमेंट्स लेके आए हैं। तो अब आपका प्रोग्राम जो है वो जल्दी और स्पीड के साथ एग्जीक्यूट होता है। प्लस आपके पास नए कंप्यूटर हैं, 8 GB रैम वाला कंप्यूटर जो है वो इट्स मोर देन इनफ। मजे की बात बताऊं कि ये मेरे पास जो है वो 8 साल पुराना कंप्यूटर है, 2015 का मॉडल है, जिसके ऊपर मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं। और ये एक्सट्रीमली लो एंड वाला कंप्यूटर है जिसके ऊपर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं अभी। ठीक है, इसकी 8 GB रैम है और मेरे हाल में 2 GHz के करीब का कहीं इसका प्रोसेसर है। तो एक्सट्रीमली लो एंड के ऊपर मैं काम कर रहा हूं और उसके ऊपर आपको पढ़ा भी रहा हूं सारा का सारा। तो मेरे हाल में आप लोगों के पास जो कंप्यूटर होंगे वो इस वाले कंप्यूटर से बेटर ही होंगे, मेरा एक अपनी थिंकिंग है। ठीक है, तो आप इवन पुराना 10 साल 15 साल पुराना कंप्यूटर भी लेंगे, 10 साल पुराना भी लेंगे, तो उसके ऊपर भी आपकी पाइथन जो है वो आराम से चल जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम करते हैं कि हम जो है ना ये वाला जो सेशन है इसको अभी मैं इधर क्लोज करता हूं और आपको जो है वो नया लिंक भेजता हूं। उस नए लिंक के ऊपर जो है ना फिर आप दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा 1 घंटा होने वाला है और ये मीटिंग किसी वक्त भी एंड हो सकती है।